YouTube चैनल ऑफ दबंग केडी क्लासेस। आज जो हम पोएम लेकर के आए हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है एज फार एज द सीबीएसई सिलेबस इज कंसर्न्ड। अब जो पोएम है उसकी हम बात करने वाले हैं। उस पोएम का जो नाम है वो है कीपिंग क्वाइट, और ये पोएम जिसने लिखी है उस राइटर का नाम है पेब्लो नेरुडा। द नेम ऑफ द पोएट इज पेब्लो नेरुडा, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। अब इन पेब्लो नेरुडा के बारे में खास बात आप ध्यान रखिएगा। दिस पेब्लो नेरुडा won the Nobel Prize। इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला in 1971, यानी कि 1971 के अंदर इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए मेरे मुताबिक। अब हम पोएम शुरुआत करने वाले हैं। आखिर इस पोएम की थीम क्या है? देखिए, मैं साफ शब्दों में आपको बता दूं कि इस पोएम में जो राइटर मेन सेंट्रल आइडिया लेकर के आता है वो ये है कि वो ये कहना चाहता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी गलत काम होते हैं, जितनी भी बुराइयां पर्याप्त हैं, ठीक है, जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, वो सब कब हो रही हैं? बिकॉज वी आर डूइंग एक्शंस, क्योंकि हम कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं। बट ही सेज, वो ये कहते हैं, when we will stop all our actions and we will become quiet for some time, but what I am saying is when I will stop all the actions or activities, यानी अगर मैं मेरे सारे कार्यों को करना बंद कर देता हूं और कुछ समय के लिए शांत हो जाता हूं, इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, दुख दर्द हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाएंगे? कुछ समय के लिए रुक जाएंगे और एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। तो राइटर सीधा सा ये कहना चाहता है कि क्वाइटनेस की, यानी कि क्वाइटनेस इन एक्शंस के अपने फायदे हैं, वो इस पोएम के माध्यम से वो आपको बताना चाहता है। देखिए, पहली लाइंस की हम बात करते हैं जो कि स्टार्टिंग लाइंस है इसकी। यस, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनेंगे। अब यहां पर एक चीज गौर करिएगा, why this 12 word is used here? आखिर ये 12 वर्ड ही यहां पर यूज क्यों किया गया? कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा ही। हाँ, इसका पर्पस है। पर्पस क्या है कि he used the word 12 only to denote the time and space। क्या दिखाने के लिए? समय और काल दिखाने के लिए। बोले सर कैसे 12 से समय काल कैसे पता लगेगा? आप देखिए घड़ी में कितने घंटे होते हैं, 1 2 3, जब आप गिनना शुरू करते हो तो लास्ट में क्या है? 12 है, यानी कि 12 आवर्स। क्या है? 12 आवर्स, यानी कि 12 घंटे। और ये 12 घंटे किसमें तब्दील होते हैं? आपके 24 घंटे में तब्दील होते हैं, यानी कि दिस 12 इज डिनोटिंग द टाइम। यही किसको बता रहा है? समय को बता रहा है। और वो राइटर इसीलिए इस 12 वर्ड को यूज किया। एक खास बात और बता देता हूं आपको, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो कीपिंग क्वाइट टाइटल है, इस कीपिंग क्वाइट टाइटल के अगर आप लेटर्स को भी देखते हैं तो उनका जो नंबर बनता है वो 12 ही बनता है। गिन लीजिए आप, देखिए सामने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 लेटर्स है इसके अंदर भी। आप कोइंसिडेंस देखिए। अब राइटर ये कह रहा है कि भाई मैं अब चलो हम 12 तक गिनते हैं, ओके, और 12 तक गिनते ही क्या होगा? We will all keep still। और जैसे ही मैं 12 गिनूं हम सब क्या हो जाएंगे? जहां पर हैं वहीं पर रुक जाएंगे। It means whatever we were doing, हम चाहे कुछ भी काम कर रहे थे, अब कुछ समय के लिए हम उस कार्य को स्थगित कर देंगे, वहीं पे वहीं रोक देंगे, बिल्कुल, ओके। यस, for once on the face of the earth, let's not speak in any language। अब राइटर इज मेकिंग अपील फ्रॉम द रीडर्स। ये अपील किससे कर रहा है? दरख्वास्त किससे कर रहा है? पोएट वो कर रहा है जो इसकी कविता पढ़ रहे हैं, यानी हम आप सभी लोग जो रीडर्स हैं उसकी कविता के, उन्हीं से दरख्वास्त करता है हमारा कवि। वो क्या कहता है कि चलिए पहली बार ऐसा करते हैं इस पृथ्वी पर, पहली बार क्या करते हैं? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। चलिए हम किसी भाषा में बात नहीं करते। अब यहाँ कहोगे सर लैंग्वेज ही क्यों यूज किया गया है? तो लैंग्वेज में आपको बता दूं, हमारी भाषा जो है इट स्टैंड्स फॉर डिवीजन। बोले सर कैसे? आप देखिए हमारे इतिहास की अगर आप स्टडी करते हो तो हमारी जितने भी स्टेट्स डिवाइड की गई, इंडिया एक है, इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स का डिवीजन हुआ वो किसके आधार पर हुआ? हाँ, वो भाषा के आधार पर ही तो हुआ था। यानी कि लैंग्वेज इज स्टैंडिंग फॉर द डिवीजन
और उसी डिवीजन को हमारा राइटर नहीं चाहता, इसलिए उसने कहा कि चलिए पहली बार पृथ्वी पर एक ऐसा क्षण लेकर के आते हैं जब हम किसी भाषा में नहीं बोलेंगे, यानी कि वी विल बिकम क्वाइट। ओके, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड। चलिए एक क्षण के लिए रुक ही जाते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। ओके, अब नॉट मूव आवर आर्म सो मच हियर इज दैट वी विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। जैसे बिल्कुल स्टैचू हो गए, जहां पर हो वहीं की वहीं रुक गए। इसने कहा कि हम पहली बार 1 सेकंड के लिए ऐसा करते हैं कि कोई मूवमेंट ही ना करें। वी विल स्टॉप ऑल द एक्शंस एंड वी विल रिमेन स्टिल वेयर वी आर। जहां पर हैं हम वहीं पर क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ओके, अब आपको देखिए इस पैराग्राफ के अंदर एक लिटरेरी डिवाइस भी यूज है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए अगर आपकी दो अलग अलग लाइंस हो, जैसे आप देख रहे हैं कि एक लाइन ये है, एक ये है, इसमें दो सिमिलर वर्ड्स हैं। ये देखिए लेट्स और लेट्स, ठीक है। अगर दो अलग अलग लाइंस हो और उसमें वर्ड सिमिलर, एक जैसे वर्ड्स रिपीट हो जाएं पर टू डिफरेंट लाइंस, तो वो कौन सी डिवाइस हो जाएगी, वो होता है एनाफोरा। क्या होता है आपका, एनाफोरा होता है, वो होता है एनाफोरा। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक ही लाइन में दो वर्ड्स सेम जो है वो रिपीट हो जाते हैं तब वो हो जाएगा रिपीटिशन। क्या होगा वो, रिपीटिशन। जैसे उसका एग्जांपल यहां देख लीजिए आप, ये देखिए सब, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर विदाउट वर्ड यहां पर है, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा। अब आप देखिए सब, हम नेक्स्ट स्टेंजा की ओर आते हैं जो हमारा स्टेंजा नंबर 2 है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। अरे ये तो अपने आप में एक स्ट्रेंज मूवमेंट हो जाएगा। स्ट्रेंज कैसे होगा, पहली बार एक क्षण के लिए पूरी पृथ्वी जो गतिहीन हो जाएगी, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, सब अपनी जगह पर क्या हो गए हैं, स्टैचू हो गए हैं। देखिए एक्सोटिक मीन्स स्ट्रेंज मूवमेंट, इट वुड बी अ स्ट्रेंज मूवमेंट, ये अपने आप में विचित्र क्षण होगा। ओके, विदाउट रश, विदाउट हरी, विदाउट रश हियर रेफर्स टू हरी, रश हियर मींस हरी, किसी को कोई जल्दबाजी नहीं होगी क्योंकि सब तो क्या हो गए हैं, वहीं की वहीं, दे हैड स्टॉप देयर एक्शंस, उन्होंने अपने एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया है, तो किसी को कोई जल्दबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई नॉइस नहीं होगी। सीधा अगर मैं शब्दों में कहूं तो देयर वुड बी नो हसल बसल, यानी कि कोई शोर शराबा नहीं होगा। एंड देयर वुड बी साइलेंस ऑल अराउंड, और ये पहली बार पृथ्वी पर ऐसा क्षण आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, वी वुड बी ऑल टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और इसी विचित्र स्ट्रेंजनेस के अंदर सडन एकदम से जो हमने हासिल की है, एकदम से जो शांति हासिल की है, ये ऐसी शांति होगी जिसमें हम सब एक साथ होंगे, क्योंकि हम किसी भी कार्य में व्यस्त नहीं होंगे। आज की दुनिया देख लीजिए आप, आज हम पैसे कमाने में इतने अंधे हो गए हैं कि हम 24 घंटे लगे रहते हैं एक कोल्लू के बैल की तरह। हमारे अपने लिए तो कुछ समय बचा ही नहीं है, और हम इसकी वजह से हमारे रिश्ते क्या होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। पर यहां पर जब साइलेंस हो जाए, जब हमने एक्टिविटीज को ही स्टॉप कर दिया है, उस विचित्र क्षण को अचीव कर लिया है, तब क्या होगा, क्योंकि हम सब कोई काम नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, हमें समय मिल जाएगा एक दूसरे के सुख दुख बांटने के लिए, और हम सब क्या हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। यस, वी विल ऑल बी टुगेदर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पे आप आ जाइए, नेक्स्ट वाले पे आइए आप। अब यहां पर भी देख लेते हैं हम, अगर लिटरेरी डिवाइस की अगर बात करें सेकंड स्टेंजा की, तो सडन स्ट्रेंजनेस, साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहां कौन सी डिवाइस हो जाएगी, एलिट्रेशन, क्योंकि एक एलिट्रेशन ऐसी डिवाइस है जिसमें अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स एक लाइन में रिपीट होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एलिट्रेशन कहा जाता है। तो सडन स्ट्रेंजनेस किसका एग्जांपल हो जाएगा, आपके ये एग्जांपल हो जाएगा एलिट्रेशन का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए साहब क्या है, नेक्स्ट स्टेंजा में ही इज गिविंग अस द एडवांटेज ऑफ कीपिंग क्वाइट बट फ्रॉम व्हाट एक्शंस, ठीक है। यानी कि अगले स्टेंजा में कवि हमें यह बताना चाहता है कि अगर आप कुछ समय के लिए अपने कार्यों को रोक देते हैं, एक जगह रुक जाते हैं, वहीं स्थिर हो जाते हैं, तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस चीज के लिए हो सकते हैं। अब देखिए फिशरमैन की बात करें, ठीक है।
फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। ठीक है, अब चलिए कुछ समय के लिए हमने अपने कार्य बंद कर दिए, तो वो जो मछुआरा है जो इन वेल्स, इन बेचारी मछलियों को मार रहा है अपने फायदे के लिए, ये क्या होगा, इन मछलियों की जान बच जाएगी। तो हमें क्या समझ आया, मैंने आपसे क्या कहा था, उसकी थीम यही है। वो ये बताना चाहता है कि अगर हम कोई एक्शन नहीं करेंगे, हम स्थिर हो जाएंगे, तो इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है, क्योंकि कोई गलत काम नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, इट वुड सेव द लाइव्स ऑफ द वेरियस इनोसेंट क्रिएचर्स, इन्यूमरेबल इनोसेंट क्रिएचर्स। और अगर हम एक क्षण के लिए भी अपने एक्शंस को रोक देते हैं, तो उससे पता नहीं कितने ही जीवों की जिंदगी बच जाएगी। ओके, ये हमें पोएट बताना चाहता है। ओके, फिर देखिए, and the man gathering the salt would look at his hurt hands। और वो आदमी जो नमक इकट्ठा करने में बिजी है, अरे आपको पता है जब कोई व्यक्ति नमक इकट्ठा करने का काम करता है तो उसके हाथों पर ढेर सारे कट्स लग जाते हैं और उनमें रक्त निकलता रहता है। पर आप ये गौर कीजिए कि अगर वो व्यक्ति, वो गैदरर, सॉल्ट गैदरर जो है, अगर कुछ समय के लिए रुक जाएगा तो क्या होगा, उसे समय मिल जाएगा कि वो उन अपने इंजर्ड हैंड्स को देख सकता है जिनकी बुरी हालत हो रखी है, एंड इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, और उसे इलाज की जरूरत है। अदरवाइज वो अपने परिवार का पालन पोषण करने में इतना अंधा हो चुका है कि उसे खुद के हाथों की कोई परवाह नहीं है, उसे खुद की कोई परवाह नहीं है। पर अब जब वो क्या हो गया है, एक्टिविटीज को रोक देता है, सोल्ट गैदरिंग को कुछ समय के लिए शांत कर देता है, तब उसे मौका मिल जाएगा कि वो अपने इंजर्ड हैंड्स को देख सके, कितना रक्त रंजित है ये हाथ, ठीक है, और उनका ट्रीटमेंट हो सके। ओके, अब यहां पर आप देखिए, हर्ट हैंड्स में भी आपकी एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुई है, ह साउंड रिपीट हुआ है, इसलिए यहां पर कौन सी डिवाइस हो जाएगी, एलिट्रेशन डिवाइस हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा की हम बात करते हैं। यस, Those who prepare green wars। अभी those who prepare green wars मतलब क्या है, यानी कि ऐसे लोग that are having the ideology of creating wars, जिनकी मानसिकता है, कौन सी मानसिकता है, युद्ध की मानसिकता है। पर मैं आपको बताऊं युद्ध की मानसिकता होती क्यों है आखिर। ठीक है, आप देखिए, अगर आपका किसी से कंपटीशन, अगर आप ज्यादा रैंक हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अपना फायदा चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप वॉर्स को जन्म दोगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको रशिया यूक्रेन का वॉर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अरे वो व्यक्ति जो ग्रीन वॉर्स की मानसिकता रखते हैं। अभी ग्रीन वॉर्स क्या है, डिस्ट्रक्शन टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसे वॉर्स जिससे क्या हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि किसी न किसी तरीके से अपने वातावरण को, पर्यावरण का की हानि करना, ऐसी मानसिकता रखते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या एग्जांपल दे दिया मैंने, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि हम क्या है, पेड़ों की कटाई किए जाते हैं अंधे होकर के, हमें पता ही नहीं है कि भाई इन पेड़ों को हमें कंजर्व करके रखना है, और हम काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं पेड़ों को। पर फ्यूचर में चल के इसका इंपैक्ट बहुत खतरनाक होने वाला है, एंड इट विल लीड टू द क्लाइमेट चेंज। और ये किस में तब्दील हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज में तब्दील हो जाएगा, जिसकी साइंटिस्ट आज बहुत चिंता करते हैं। आगे देखिए आप, यस, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। ऐसे लोग जो किसकी मानसिकता रखते हैं, वॉर्स विद गैस मींस केमिकल वेपन्स, पॉइजनस गैसेस, जो हथियार के तौर पर केमिकल वेपन्स का यूज करते हैं, पॉइजनस गैसेस का यूज करते हैं इस मानवता को नष्ट करने के लिए, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग। और वॉर्स विद फायर क्या है, दोज हु कीप द आइडियोलॉजी ऑफ कीपिंग आर्म्स एंड एम्युनिशन। आर्म्स क्या होते हैं, हथियार, और एम्युनिशन गोला बारूद। एम्युनिशन जो है वो क्या हो जाएगा, गोला बारूद। यानी ऐसे लोग जो आर्म्स और एम्युनिशन की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोग इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, पृथ्वी के लिए बड़े ही खतरनाक हैं। ओके, ऐसे लोग किसको जन्म देते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। ऐसी जीत जिसमें कोई जीवित नहीं रहता ना, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी ऐसी जीत जिसमें कोई बचा ही नहीं। अब यहां पर आप सोचिए कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई जीत हो और जीतने वाला नहीं है, कोई जीवित ही नहीं बचा है। तो जीत होगी तो किसकी होगी। हाँ, आपको क्या लग रहा है, ये स्टेटमेंट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, और इसी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को ही क्या बोलते हैं,
पैराडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स बोलते हैं। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये किसका एग्जांपल है? ये पैराडॉक्स का एग्जांपल है, यानी कि अ स्टेटमेंट विच सीम्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, जो अपने आप में ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, हमें लगे कि नहीं गड़बड़ है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए आप, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसी जीत कैसे पॉसिबल है? फिर जीत होगी किसकी जिसमें कोई बचा ही नहीं तो, ठीक है। पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं साहब, ठीक है। एग्जांपल से कैसे समझाएं आपको? देखिए अब क्या है, आप देखिए कि अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है, आपको पता ही। और वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, ठीक है। जब न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए तो आप देखिए वहां पर हालत क्या है, यानी कि 100 साल गुजरने के बाद भी आज भी वहां पर जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो अपंग पैदा होते हैं, लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं। यानी कि इसका इंपैक्ट देखिए आप, ये एक ऐसा वॉर क्रिएट कर दिया गया है जिसमें कोई जीवित नहीं है। अरे आपने मानवता को ही नष्ट कर दिया है, फिर वो जीत किस काम की? कैसी जीत है वो? यही हमें पोएट बताना चाहता है। ओके, एक एग्जांपल आप सम्राट अशोका का ले सकते हैं, कलिंग वॉर का लीजिए साहब आप। कलिंग वॉर का रक्तपात देख करके सम्राट अशोका विचलित हो चुके, उन्हें समझ आया कि आखिर मैंने जीत हासिल की तो की किसके लिए, जब इस जीत को भोगने वाला ही कोई जिंदा नहीं बचा है, तो आखिर उस जीत का क्या फायदा? यही आपको राइटर बताना चाह रहा है। ये ऐसे वॉर्स जो है एक ऐसी जीत को अंजाम देते हैं जिसमें कोई जीत भोगने के लिए जिंदा नहीं बचता है, और ये बात बिल्कुल वास्तविकता है। ओके, अब उसके बाद आप देखिए, यस, would put on clean clothes and walk about with their brothers, and now he is making an appeal। वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों, इस मानसिकता को छोड़ दो और इन मानसिकता को छोड़ करके आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए। मींस रिमूव दिस आइडियोलॉजी ऑफ द वॉर फ्रॉम योर बॉडी, अपने शरीर से इस वॉर की, युद्ध की आइडियोलॉजी को खत्म कर दो और आप ब्रदरहुड के साथ में, मानवता के साथ चलिए। यस, वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, ठीक है। और सभी क्या है, एक पीसफुल छांव में आइए, इकट्ठा होइए और अपने भाइयों के साथ एकजुट होकर रहिए। इस वॉर की मानसिकता को छोड़ दीजिए। पर ये कब होगा? ये कब युद्ध नहीं होंगे? जब हम सब क्या हो जाएंगे, कुछ समय के लिए अपने एक्शंस को रोक देंगे, जब हम अपनी एक्टिविटीज को रोक देंगे। अभी क्या पता आपको कौन सा देश कौन सी मिसाइल बना रहा है, कौन सा हथियार बना रहा है, पर अगर वो वहीं पर रुक जाता है तो मानवता नष्ट होने से बच जाएगी। क्योंकि हम सब इस कंपटीशन के युग में, अपनी सिक्योरिटी के चक्कर में हम मौत का सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं। ये अगर युद्ध भी होता है तो एक वर्ल्ड वॉर को जन्म देगा, जो ऐसा वॉर होगा दैट इज हैविंग विक्ट्री। जीत तो होगी किसी ना किसी की, पर उस जीत को भोगने वाला कोई बचेगा नहीं। ओके, अब देखिए आप नेक्स्ट स्टैंजा देखिए हमारा साथ, ठीक है। अभी क्लीन क्लोथ्स में भी यहाँ पे आपके डिवाइस है एलिट्रेशन, ओके, एलिट्रेशन है, ओके। क्लीन का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता ही दिया। यहाँ जो डिवाइस यूज हुई है वो है पैराडॉक्स, ओके। अब आप देखिए स्टैंजा 5th देखिए, What I want should not be confused with total inactivity। अरे हमारा लेखक जो, उसे लगा कि भाई ये आम जनता है, क्योंकि आम जनता को हम कुछ बताते हैं वो समझती कुछ और है, तो उसने पहले ही बता दिया। अरे साहब मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं, मेरी बात को आप गलत तरीके से मत लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा उसमें। मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं टोटल इनएक्टिविटी की वकालत नहीं करता हूं। अरे पूर्ण निष्क्रियता का मतलब तो क्या हो जाएगा, मृत्यु ही हो जाएगा। और जब मृत्यु हो गया तो फिर पोएट का मतलब ही क्या है कि वो अपने विचार व्यक्त करेगा, क्योंकि मृत्यु होगी तो उसके विचार सुनने वाला कौन है, ओके। और जब मृत्यु ही हो जाएगी तो फिर कहां मानवता की सेवा, कहां मानवता के बारे में सोचना, कुछ पॉसिबल ही नहीं। तो वो ये कहता है कि जो मैं बात बताना चाह रहा हूं आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आई एम नॉट एडवोकेटिंग टोटल इनएक्टिविटी, मैं पूर्ण निष्क्रियता की वकालत नहीं करता हूं, ठीक है। मैं तो सिर्फ क्या कह रहा हूं कि आप अपने कार्यों को, अपने एक्शंस को, अपनी एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए स्थिर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ओके। यस, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, क्योंकि अब आप भले एक्शन छोड़ दो साहब, जिंदगी तो चलती रहेगी, क्योंकि जिंदगी का मतलब ही क्या है, प्रोग्रेस। अरे भाई आप कब कहोगे कि कोई जीवित है, जब वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि लाइफ विल गो ऑन एज इट गोज, जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी, ओके। यस,
About I want no truck with death. वो जो कवि जो है चाहता है, वो ये चाहता है कि जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी, पर मैं सिर्फ जो चाहता हूं ये चाहता हूं कि उस युद्ध भूमि से हमारे देश में जो है ट्रक भर भर के उन योद्धाओं की डेड बॉडीज नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि उन योद्धाओं की डेड बॉडीज हमारे देश में आए, ठीक है। दैट इज व्हाई ही इज सेइंग कि अरे भाई ये वॉर्स छोड़ दो, और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने एक्शंस को, एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए रोक देंगे। ओके, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। अब हमें एक बताता है, ठीक है, पोएट साहब ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो लोग हैं, सब लोगों के दिमाग में एक मानसिकता है कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। ओके, कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। ये लोगों की आइडियोलॉजी है, और इसी आइडियोलॉजी को लेकर के आज हम लगे हुए हैं, ठीक है। और वही चीज आप देखिए सर, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यानी कि केवल हमें अपने फायदे से मतलब है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी कॉस्ट लगे, वी वुड रिक्वायर ओनली एंड ओनली आवर प्रॉफिट, हमें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। ओके, अब आप देखिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness, ठीक है। अब क्या होगा, इसने कहा कि चलो छोड़ो, और अब हम क्या करते हैं, कुछ समय के लिए कुछ नहीं करेंगे सर, ठीक है। और जब हम कुछ समय के लिए क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, तो ये जो निराशा छाई हुई है, इस निराशा को क्या कर देगा, हमारा साइलेंस ही इंटरप्ट कर देगा। देखिए सर, perhaps a huge silence might interrupt this sadness, ठीक है, क्योंकि हम वैसे निराशा से भरे हुए थे, क्योंकि हम मानवता की स्थिति को देख नहीं पा रहे हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, आपस में सब जगह कंपटीशन है, लगे हुए हैं पूरे दिन मेहनत करने में, ठीक है। अब क्या होगा, इस निराशा के बादलों में जो है, जो हमें शांति मिल रही है, वो शांति इन निराशा के बादलों को इंटरप्ट करेगी, इन्हें छांट देगी, ये बादल छट जाएंगे, निराशा के बादल। ओके, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और हम जो अपने आप को कभी समझ नहीं पाए, हम वास्तव में जब हमें शांति मिलेगी तो हम समझ पाएंगे, वी विल बी एबल टू इंट्रोस्पेक्ट, हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे कि आखिर व्हाट वी रिक्वायर, व्हाट इज आवर नीड, आखिर हमारी नीड क्या है, आखिर हम वास्तव में क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं शांति, हमें शांति की जरूरत है, हम चाहते हैं कि हम शांति से अपना जीवन जिए, भाईचारे के साथ अपना जीवन जिए। ये वास्तव में कब समझ आएगा, जब हम साइलेंस में अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करेंगे, जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। और वो इंट्रोस्पेक्ट कब कर पाएंगे, जब वी विल बी रिमेनिंग टोटली इनएक्टिव, जब हम टोटली इनएक्टिव हो जाएंगे, अपनी एक्टिविटीज को रोक देंगे, तब हम इस इंट्रोस्पेक्शन को कर पाएंगे। यस, देखिए, यस, थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। अभी थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ क्या है भाई, हमें क्या है, हम इस कुछ समय हमें मिलेगा इंट्रोस्पेक्ट करने का, और क्योंकि पूरे समय तो हम मृत्यु से भयभीत रहे, हमें मृत्यु से भय लगता है, ठीक है। आप देखिए, हमें डर लगता है कि कब पता नहीं मौत हमारे सर पर आ जाए, ठीक, तो वो हमें वास्तविकता बताएगी साइलेंस, कि वास्तव में मृत्यु नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, मृत्यु तो सिर्फ क्या है, एक दूसरे को जन्म देना है, ठीक है, दूसरा जन्म हमें मिल जाता है, मृत्यु तो हुई नहीं। मृत्यु क्या होती है, एक व्यक्ति मरता है तो केवल क्या होते हैं, उसकी आत्मा हमेशा जिंदा रहती है, वो सिर्फ एक नया वस्त्र धारण कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट बॉडी। अब जब दूसरा शरीर धारण कर लिया, तो आप बताइए कि आत्मा तो मरी नहीं, आत्मा तो जिंदा है। तो यहां पर जो हम अपने आपको भयभीत करते हैं मृत्यु के खौफ से, ठीक है, और हम इसमें लगे हुए सब हथियार इकट्ठा करने में, ठीक है, मानवता के विनाश के लिए हम सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं, हमें समझ आएगा कि वास्तव में मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, मृत्यु तो केवल एक साधन है जिससे हम दूसरा जन्म ले सकेंगे। ओके, और मृत्यु सिर्फ क्या है, एक दूसरे जन्म, यानी कि आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी, और वो केवल क्या कर लेगी, दूसरे जन्म के साथ दूसरा वस्त्र धारण कर लेगी इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फिजिकल बॉडी। ओके, अब आप देखिए, लास्ट आपका स्टेंजा है, यस, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। ओके, अब यहां पर देखिए साहब क्या कह रहे हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब यहां पर आप देखिए, अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें कैसे पढ़ा सकती है भाई, ठीक है। तो यहां पर व्हेन
Some non-living thing is provided with the manly characters, यानी जब हम किसी निर्जीव चीज को कोई सजीव यानी कि मानवीय गुण प्रदान अगर कर देते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहां पर कौन सी डिवाइस आ जाएगी? पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा। कौन सी आ जाएगी साहब? पर्सोनिफिकेशन आ जाएगी, यानी कि मानवीकरण हुआ। किसका मानवीकरण हुआ है? पृथ्वी को। पृथ्वी हमें पढ़ाती है, अब क्या पढ़ाएगी पृथ्वी? देखिए, as when everything seems dead and later proves to be alive, पृथ्वी हमें ये सिखाती है जब आपको हर तरफ जो है आपको मृत्यु नजर आती है, उस मृत्यु के अंदर भी जीवन की किरण छिपी होती है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं ना, मैं बताता हूं। देखिए वो ऐसे है कि आप सपोज कीजिए अकाल पड़ा हुआ है, हर तरफ आपको मौत नजर आ रही है, जानवर मरे पड़े हैं, सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, कंकाल पड़े हुए हैं। पर उसी समय सोचिए अगर बारिश हो जाए, ठीक है, तो जैसे ही बारिश होगी जो पेड़ सूखे हुए थे वो वापस हरे हो जाएंगे, जो घास मुरझाई हुई थी वापस हरी हो जाएगी, और जो काल था वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि मृत्यु की अवस्था में ही क्या छिपा हुआ है? जीवन की किरण सब छिपी हुई है। और वो कहता है, ये हमें कौन सिखा सकती है? पृथ्वी सिखा सकती है। और हमें पृथ्वी से ही सीखना चाहिए कि जब हम निराशाओं से घिरे हों, जब हम समस्याओं से घिरे हों, उन निराशा समस्याओं में ही उसके बाहर निकलने का रास्ता भी छिपा हुआ दर्द होता है। बस जरूरत है हम उसे तराशने की। ओके, आगे देखिए। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। और अब मैं 12 तक गिनूंगा। ओके, सब शांत हो जाइए और मैं चलता हूं भाई, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर एक डिवाइस और थी, यस, ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अब ये फेस देखिए वापस से अर्थ का क्या है? अर्थ का फेस होता है कि नहीं? कोई फेस वेस नहीं। हमने क्या कर दिया है? पृथ्वी को मानवीय गुण दे दिया है, जिसकी वजह से यहां पर भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है। आपका काम क्या है? ठीक है, आप केवल इतनी सी कृपा कीजिए, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो डालूं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।